हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस, क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चलें अब शुरू करते हैं डिस्कशन। फ्रेंड, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आवर डिस्कशन ऑन 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आरबी के सर्कुलर के ऊपर बेस्ड हैं। ये हमारी इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो चले सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड सीरीज के लिए। फ्रेंचाइजीज अपॉइंटेड बाय फ्रेंचाइजर दैट इज एडी बैंक्स should surrender foreign currency notes, coins and traveler checks purchased only to their franchisors within what period? अगर कोई अथॉराइज्ड डीलर बैंक फॉरेन करेंसी पर्पस के लिए अगर किसी फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करता है तो फ्रेंचाइजी को सरेंडर करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी के नोट्स, फॉरेन करेंसी के कॉइन्स, फॉरेन करेंसी के ट्रैवलर चेक्स जो उसने परचेज किए ऑन बिहाफ ऑफ एडी बैंक्स। तो फ्रेंचाइजर्स को ये फॉरेन करेंसी की अमाउंट वो कितने पीरियड में डिपॉजिट करवाएगा, सरेंडर करेगा। कौन सरेंडर करेगा? फ्रेंचाइजी। किसको सरेंडर करेगा? फ्रेंचाइजर को। फ्रेंचाइजर कौन है? एडी बैंक। सरेंडर क्या करना है? जो फ्रेंचाइजी ने करेंसी नोट्स, कॉइन्स और ट्रैवलर चेक परचेज किए। तो ये पीरियड है 3 वर्किंग डेज का, ये पीरियड है 5 वर्किंग डेज का, ये पीरियड है 7 वर्किंग डेज का, ये पीरियड है 10 वर्किंग डेज का। तो इनमें कौन सा आंसर हमें लगता है कि वो करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड, ध्यान रहे ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे वो सभी स्केल्स के लिए सभी बैंकों में इक्वली एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये पीरियड है सरेंडर करने का 7 वर्किंग डेज का। 7 वर्किंग डेज के अंदर फ्रेंचाइजर जो एडी बैंक है उसके पास ये फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करवाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंक नोट्स सीज टू बी लीगल टेंडर एंड क्लेम ऑन सच नोट विल बी रिजेक्टेड? तो बैंक नोट, कौन सा वो बैंक नोट है जो लीगल टेंडर नहीं रहेगा और अगर उसका पैसा मांगा जाता है बाय द टेंडरर तो उस नोट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बैंक नोट्स का डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स विद स्लोगन्स, नोट्स विद पॉलिटिकल मैसेजेस, नोट्स विद रिलीजियस मैसेजेस, नोट्स विद स्क्रिबलिंग एंड स्टेन्स। इनमें वो कौन सा नोट है जिसके ऊपर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं। इनके बेसिस के ऊपर आपने आंसर यहां से देना है। ए है, बी है, सी है या डी है। कौन सा बैंक नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा? आप में से कुछ स्टूडेंट्स कैश के साथ भी डील करते होंगे। तो अगर हमारे पास इनमें से कोई नोट आता है तो किस नोट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। केयरफुली सभी ऑप्शंस को वॉच कर लें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। आपको टाइम दिया जा रहा है।
यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स की। फ्रेंड, इनके अंदर जो है हमारा नोट विद स्लोगन, ये रिजेक्ट हो जाएगा। नोट जो पॉलिटिकल मैसेज के साथ है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। नोट जो रिलीजियस स्लोगन के साथ है, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नोट स्क्रिबलिंग के साथ है या उसके ऊपर स्टेन्स हैं, दाग हैं, लाइनें हैं, दाग हैं, तो वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो लीगल टेंडर बना रहेगा। सो दिस मीन 1, 2, 3, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हुआ जो रिजेक्ट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बनेगा हमारा सी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है नोट्स और कॉइन्स को एक्सचेंज करने की, जिसके लिए वो बैंकों को इंसेंटिवाइज भी करता है। विच डिनोमिनेशन कॉइन्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय वेमेंट। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। सो वेमेंट करके हम किस डिनोमिनेशन को कॉइन्स, किस डिनोमिनेशन के कॉइन्स, तो हमने कॉइन्स का डिनोमिनेशन बताना है, जिसमें हम वेमेंट करके यानी तोल करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं नोट एंड कॉइन्स को। कॉइन्स की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, 50 पैसा एंड ₹1, ₹1 एंड ₹2, ₹5 एंड ₹10, ₹2 एंड ₹5। तो इनमें से कौन सी वो डिनोमिनेशन है जिसमें हम वेमेंट के द्वारा कॉइन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, गिनती करके नहीं, उनको तोल करके। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर, किस डिनोमिनेशन के वो कॉइन्स हैं। फ्रेंड्स, वो डिनोमिनेशन है ₹1 एंड ₹2। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, in securitization transactions, minimum retention requirement is primarily designed to ensure that originators have a continuing stake in the performance of the securitized assets, so as to ensure that they carry out proper due diligence of loans to be securitized. Securitization transaction क्या होती है? SBI ने होम लोन्स दिए, इनको एसबीआई बेच देता है एक स्पेशल पर्पस एंटिटी को। इसके बेसिस के ऊपर स्पेशल पर्पस एंटिटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देती है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड नोट्स, और इनको वो सेल कर देती है इन्वेस्टर्स को। इस केस में एसबीआई ओरिजिनेटर है। अब मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, ये क्राइटेरिया क्या है? तो जितने भी ये सिक्योरिटाइज्ड नोट्स क्रिएट किए जाएंगे इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए, इनका कितने % एसबीआई अपने पास भी रखेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब एसबीआई ने ये होम लोन दिए तो उसने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस किया था लोन्स का। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रोविजन किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस बैक्ड सिक्योरिटीज, अगर ये सिक्योरिटाइज्ड नोट्स रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, तो एमआरआर कितना होगा ओरिजिनेटर के पास? सो जो भी बुक वैल्यू होगी उन लोन्स की, उसका कितना % ओरिजिनेटर दैट इज एसबीआई अपने पास रखेगा? वो 10% रखेगा, वो 20% रखेगा, वो 25% रखेगा। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, 2%, 3%, 5% एंड 10%। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है। सो एसबीआई फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में 5% सिक्योरिटाइज्ड नोट्स अपने पास रखेगा, एमआरआर रखेगा। सो दिस मीन अगर वो 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन है
तो 100 करोड़ के लोन्स बुक वैल्यू के ऊपर जो बेचे गए उसके 100 करोड़ के सिक्योरिटाइज्ड नोट्स क्रिएट गए। तो इनमें 5 करोड़ के सिक्योरिटाइज्ड नोट्स एसबीआई अपने पास रखेगा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्रमोशन एग्जाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको क्या अडॉप्ट करनी है। आपका एग्जाम किसी भी स्केल का हो, सबसे पहले आपको रिलेट करना है कि आपका सिलेबस क्या है। डिफरेंट बैंकों में डिफरेंट स्केल्स के लिए ये सिलेबस डिफरेंट होता है। इस सिलेबस में कई चीज़ें हो सकती हैं। जनरल बैंकिंग हो सकती है, इंटरनल सर्कुलर्स हो सकते हैं, कई बैंकों में जनरल नॉलेज हो सकता है, जनरल अवेयरनेस हो सकती है, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो सकती है, कई बैंकों में केस स्टडीज होती हैं। तो पहले अपने सिलेबस को ज़रूर देख लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, और फिर जब आप प्रेपरेशन करेंगे तो आपका फोकस कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के अंदर हाईएस्ट स्कोर लेना है, तभी आप compete करेंगे। और हाईएस्ट स्कोर के लिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो, ताकि क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर दे पाएँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को बेटर करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत यूज़फुल रहती है। इंटरनल सर्कुलर्स आपने अपने लेवल के ऊपर रीड करने हैं, प्रॉपरली उनको आपने रीड करना है। अगर आपके सिलेबस में फाइनेंशियल या जनरल अवेयरनेस है तो यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो लेसन मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग हमारे अपने चैनल के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर भी इस प्रकार की मटेरियल आपको अवेलेबल हो सकता है। पीएनबी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको केस स्टडीज़ भी उनके सिलेबस में है तो ये केस स्टडीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इस सारे कुछ के लिए इंटरनल सर्कुलर आपको अपने आप करने हैं। बाकी का जो मटेरियल है वो क्या क्या होता है जो हमारे यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारे यहाँ से आपको बेस्ट क्वालिटी के वेरी लो प्राइस के वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, स्टडी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आरबीआई के रूल्स की समरी मिल जाएगी 1 साल की, पीडीएफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के मिल जाएंगे, जो सारे आप हमारी वेबसाइट के ऊपर वॉच कर पाएंगे। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको लॉग इन कर लेना है हमारी वेबसाइट को। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में चले जाइए। इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो वहीं से आप हमारी ऐप को भी यूज़ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा 20 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हैं, और वो ऑनलाइन टेस्ट हैं, रियल टाइम बेसिस के ऊपर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना टाइम चूज़ करेंगे। टेस्ट को जब सबमिट करेंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, कौन से गलत हैं, जो गलत क्वेश्चन हैं उनके आंसर क्या हैं। तो ये आपको हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। तो ये हमारी दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेकिन वहाँ पे आपको प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए प्रमोशन एग्ज़ाम के सीधे मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, आपको वहाँ मिलेंगे जेआईबी के पीपीबी पेपर के और जेआईबी के IEIFS पेपर के, क्योंकि इन दोनों पेपर का जो सिलेबस है उसमें 80 to 90% चीज़ें कॉमन है प्रमोशन एग्ज़ाम के साथ। यानी अगर ये 20 मॉक टेस्ट आप करना चाहें जो आपको कर लेने चाहिए, तो आप इनको यहाँ पे कर सकते हैं, जो बहुत यूज़फुल होने वाले हैं प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो चलिए अब वापस लौटते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए बैंक हैज़ अक्वायर्ड लोन फ्रॉम अनदर बैंक, अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक से लोन को अक्वायर किया है, परचेज कर लिया है, सच लोन कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ व्हाट पीरियड फ्रॉम डेट ऑन विच द लोन वाज टेकन इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफर। बैंक ए का लोन है ओरिजिनेशन, बैंक बी ने इसको परचेज करके अपने यहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया। अब बैंक बी इसको बैंक सी को कब बेच सकता है?
सो हाउ मच पीरियड इसको वेट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखें ऑप्शन क्या क्या है। 3 महीने तक वो अपने पास रखेगा, 6 मंथ्स तक वो अपने पास रखेगा, 9 मंथ्स के बाद वो ट्रांसफ़र कर सकता है, 12 मंथ्स के बाद वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 का। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? सो ये पीरियड है 6 महीने का। सो बैंक बी ने जब लोन अपने यहाँ ट्रांसफ़र करवाया तो उसके 6 महीने के बाद वो बैंक सी को ये ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी बैंक बी की बुक्स के अंदर ये अकाउंट कम से कम 6 महीने रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी बैंक शैल मेंटेन इन इंडिया बाय वे ऑफ अ कैश रिजर्व a sum equal to such percent of total of its demand and time liabilities in India in such manner and for such dates as the Reserve Bank of India may specify in terms of which of the following। हर एक बैंक ने अपने यहाँ कैश रिजर्व मेंटेन करना है अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज के परसेंटेज के ऊपर। इसको हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो से रिलेटेड ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं तो इनमें से वो किसके मुताबिक हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 RBI एक्ट, सेक्शन 18(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या 1 and 2 ओनली। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो 1 and 2 या 2 and 3 या 1 2 3 ऑल या ओनली 1। तो ये आपको जानकारी दी गई है 1 2 3 में, और इनमें से हमने ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए कौन सी ऑप्शन बनती है, ओनली नंबर 1, 1 and 2 बोथ, या ऑल द 3, या ओनली 2 and 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या बनता है। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स इसमें नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन आंसर हमारा ए करेक्ट बनेगा। सेक्शन 42 RBI एक्ट में ये है शेड्यूल्ड बैंकों के लिए, और सेक्शन 18(1) ये है नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के लिए। तो अक्सर हम शेड्यूल्ड बैंकों का याद रख लेते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंकों का याद नहीं रखते हैं। तो उसके लिए है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। द लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन ए कंट्रोल्ड और टेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर विच रेगुलेटर्स मे or may not permit certain regulatory relaxations for the limited purpose of testing is known as। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नई प्रोडक्ट्स के लिए, नई सर्विसेज के लिए लाइव टेस्टिंग हो सकती है, और उसके लिए जो रेगुलेटर है वो रिलैक्सेशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। हमने बताना है ये जो एनवायरनमेंट रिजर्व बैंक ने क्रिएट किया है, इस एनवायरनमेंट का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इसका नाम है इनोवेशन लैब, इसका नाम है पायलट प्रोग्राम, इसका नाम है टेस्ट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो लाइव टेस्टिंग होनी है नई प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की, वो भी एक कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आमतौर के ऊपर डेवलप होती हैं, फ्रेंड इसको हम कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो इसका जो फोकस रहता है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 8,
A bank's exposure with which of the following has a risk weight of 20%? सो बेसल 3 के रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है। हमने बताना है हमारा कौन सा एक्सपोजर, उसका रिस्क वेट 20% है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। DICG से अगर हमने कोई पैसा लेना है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSC, या क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, या नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, या ECGC, तो हमने बताना है रिस्क वेट किस केस में 20% है। और हमारी जो ऑप्शंस हैं ये तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारी ऑप्शंस क्या हैं? 1 और 2 के लिए, ओनली 5 के लिए, 2 और 4 के लिए, या 3 और 5 के लिए, कौन कौन सी इसमें रेलेवेंट बनती हैं? यस, व्हाट विल बी द आंसर? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें रिस्क वेट 20% का है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, फ्रेंड, DICGC के लिए रिस्क वेट 0% है, CGTMSE के लिए रिस्क वेट 0% है, CRGFTLIH के लिए रिस्क वेट 0% है, नेशनल क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के लिए रिस्क वेट 0% है, ECGC के लिए रिस्क वेट 20% का है। तो ऑप्शन नंबर 5 ये करेक्ट आंसर है। सो दिस मीन हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन द इवेंट ऑफ डिले इन रिपोर्टिंग करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शंस, वो ब्रांचेज जो करेंसी चेस्ट को हैंडल करती हैं, अगर जो डेली रिपोर्ट उन्होंने करना है, अगर उसमें वो डिले करते हैं रिपोर्टिंग के अंदर, तो पेनल इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है। हमने बताना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेवी करेगा ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द चेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ डिले। तो ये किससे रिकवर होगा? चेस्ट होल्डिंग बैंक से। कितना अमाउंट जो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, जितनी पीरियड तक उन्होंने डिले किया है, हमने बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। बैंक रेट प्लस 1% पर एनम, बैंक रेट प्लस 2% पर एनम, रेपो रेट प्लस 3% पर एनम, या रेपो रेट प्लस 2% पर एनम। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चार्ज करता है वो है बैंक रेट के ऊपर 2%। सो बैंक रेट एंड 2%। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स अप टू हाउ मेनी पीसेस इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन, a consolidated report in the prescribed format shall be sent, and this will be sent by which officer? किसको? पुलिस अथॉरिटीज को या नोडल पुलिस स्टेशन को, और साथ में हमने भेजने होंगे सस्पेक्ट काउंटरफीट नोट्स भी, और ये रिपोर्ट कब भेजनी है? एट एंड ऑफ द मंथ। तो ये एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हमने आंसर करने हैं। एक, कितने पीसेस हैं वो, दूसरा इस रिपोर्ट को कौन सबमिट करेगा। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 5 और लेस नोडल बैंक ऑफिसर, 4 और लेस नोडल बैंक ऑफिसर, 3 और लेस चीफ मैनेजर, 2 और लेस ब्रांच मैनेजर। So what shall be the answer for question number 10? 10 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या आंसर बनता है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली देखें, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे सभी स्केल्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी स्केल में इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। इनमें थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल भी बीच बीच में हमने कुछ क्वेश्चन में इंक्रीज किया हुआ है। जैसे नॉर्मली
काउंटरफीट नोट्स के ऊपर हाउ मेनी पीसेस का क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। इस रिपोर्ट को कौन सबमिट करेगा ये नहीं पूछा गया। ये पूछा जा सकता है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन गया। तो जब 4 और लेस हैं, 4 या उससे कम, तो बैंक ने जो नोडल बैंक ऑफिसर अपॉइंट किया है वो इस रिपोर्ट को भेजेगा नोडल पुलिस स्टेशन को या पुलिस अथॉरिटीज को। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू आरबीआई's मास्टर डायरेक्शन ऑन स्कीम फॉर पेनल्टीज फॉर बैंक ब्रांचेज एंड करेंसी चेस्ट फॉर डेफिशिएंसी इन रेंडरिंग कस्टमर सर्विस टू मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पेनल्टीज की स्कीम है बैंक ब्रांचेज के लिए कि अगर कस्टमर सर्विस जो वो मेंबर्स ऑफ द पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर डेफिशिएंसी निकली या करेंसी चेस्ट सर्विसेज में डेफिशिएंसी निकली तो उनको पेनलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे पेनल्टी हमने किस चीज़ की दिखानी है, शॉर्टेज इन कॉइन्स इन रिमिटेंस और शॉर्टेज ऑफ कॉइन्स इन करेंसी चेस्ट। अगर ये हैपन होता है तो फिर पेनल्टी क्या रहेगी, किसी भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स के अंदर इन एडिशन टू द लॉस, जो लॉस हुआ है वो तो करना है पूरा, इसके अलावा पेनल्टी भी होगी किसी भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स के लिए। तो चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ₹10 और इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन विच एवर इज हायर, इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन ₹5 और इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन विच एवर इज लोअर, ₹20 और इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन विच एवर इज हायर। तो वो पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट भी करते जाना क्योंकि ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे जो पेनल्टी का अमाउंट है दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेशन। ऑप्शन बी इज द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रेमवर्क फॉर इंसेंटिव्स फॉर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम। सो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पेनल्टी की स्कीम है ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंसेंटिव की स्कीम भी है, ब्रांचों के लिए भी है और करेंसी चेस्ट के लिए है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फॉर कैश डिपॉजिट बाय नॉन चेस्ट ब्रांचेज अंडर लिंकेज स्कीम विद करेंसी चेस्ट, सर्विस चार्ज जो लगाए जाएंगे लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट के द्वारा नॉन चेस्ट ब्रांचेस के ऊपर, वो 100 पीसेस के लिए कितने सर्विसेज रिकवर किए जाएंगे चार्जेस। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने प्रोवाइड करना है। ₹7, ₹10, ₹8 या ₹6। तो सर्विस चार्जेस कितने रहेंगे जो लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट ब्रांच रिकवर करेगी, जो नॉन चेस्ट ब्रांचेस हैं उनसे, और ये चार्जेस पर 100 पीसेस के हिसाब से हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आंसर। क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आंसर। सो ये है ₹8, सो ₹8। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको इस क्लास का बहुत एडवांटेज मिल रहा होगा। तो थोड़ा सा अगर फीडबैक आप हमें देते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास, क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए या ये यूजलेस है, तो उससे हमें थोड़ा फीडबैक पता चलेगा एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कंडक्ट मोर क्लासेस और वी कैन स्टॉप कंडक्टिंग द क्लासेस अकॉर्डिंगली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। अगर कोई नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है पीयर टू पीयर लेंडिंग वाली, तो आरबीआई की डायरेक्शन है उसके रिलेटेड, तो हमने बताना है वो जो लोन प्रोवाइड करेगी उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा। पीयर टू पीयर लेंडिंग वाली नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी,
तो ये रहेगा 24 मंथ्स, ये रहेगा 30 मंथ्स, ये रहेगा 36 मंथ्स, ये रहेगा 48 मंथ्स। सो पीयर टू पीयर लैंडिंग वाली एनबीएफसी जब लोन देगी तो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा उन लोन्स का। सो पिछले दिनों में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं जो एनबीएफसी सेक्टर को लेकर के पूछे गए हैं, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर को भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, रेगुलेटर है उनका। तो इनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है 36 मंथ्स का, 36 महीने तक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एज पर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज आरबीआई डायरेक्शन 2016, जिसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज ए नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी which carries on business of acquisition of shares and securities which holds not less than what % of its net assets in the form of investment in equity shares, preference shares, bonds, debentures, debt, loan in group companies। तो हमने बताना है जो CICs हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका काम है शेयर्स को परचेज करना और सिक्योरिटीज को परचेज करना, लेकिन साथ में कंडीशन भी है कि उसके काम का, उसके बिजनेस का कितने % हो तभी उसको CIC माना जाएगा। सो नॉट लेस देन हाउ मच ऑफ इट्स नेट एसेट्स। तो ये परसेंटेज है 80%, दिस इज 85%, दिस इज 90% या इट इज 95%। अपने टोटल नेट एसेट्स का वो कितना % इनमें इन्वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 14, सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14? फ्रेंड्स, अगर वो 90% से कम करती है तो फिर वो CIC नहीं मानी जाएगी, उसको कम से कम 90% ऑफ नेट एसेट्स ये इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तभी उसको CIC माना जाएगा, तभी उसको जो रिलैक्सेशंस अवेलेबल हैं वो उसको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर में लेंड अप टू व्हाट % ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड्स इन कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट ऑन एवरेज इन ए रिपोर्टिंग फोर्टनाइट। जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, अगर वो कॉल एंड नोटिस मनी में लेंड करना चाहते हैं किसी भी रिपोर्टिंग फोर्टनाइट में, एवरेज बेसिस के ऊपर अपने नेट ओन्ड फंड्स का वो कितना अमाउंट लेंड कर सकते हैं, बोरो नहीं लेंड कर सकते हैं, ये हमारे ऑप्शंस हैं। 15% कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 25% कर सकते हैं या 30% कर सकते हैं। हाउ मच दे कैन लेंड, कितना वो लेंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड्स वो मैक्सिमम लेंड कर सकते हैं अपने NOF का, नेट ओन्ड फंड्स का 25%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ PPI फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम, अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है मास ट्रांजिट सिस्टम के पर्पस के लिए, उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से ज़्यादा कितना हो सकता है, इट कैन नॉट एक्सीड व्हाट अमाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारे ऑप्शंस हैं, ₹1000, ₹2000, ₹3000 या ₹5000। हमारी कोशिश रही है कि हर वैरायटी के जो RBI के सर्कुलर्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रेजेंट किए जाएं। तो इसमें हमारी जो रूटीन बैंकिंग कम रहती है, तो PPI फॉर MTS आउटस्टैंडिंग अमाउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैक्सिमम इट कुड बी ₹3000,
3000 से ज़्यादा वो नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आई एम श्योर वंस अगेन कि जो कुछ भी आप इस समय डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ, वो आपको बहुत यूज़फुल प्रूव होगा आपके एग्ज़ाम में। तो हमें एनकरेज करने के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ज़रा 2-3 सेकंड का टाइम इसको लाइक करने में अगर आप स्पेंड करते हैं तो YouTube और बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। तो ये लाइक करने में संकोच ना करें, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प होती है और हमें एनकरेजमेंट मिलती है इस प्रकार के वीडियोस को रिकॉर्ड करने की और आपको ऑफर करने की। इसके अलावा आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर इसके लिंक को अगर शेयर करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स कोलीग्स हैं वो भी इस वीडियो को वॉच कर सकेंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस नहीं देख पा रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलें, सब्सक्राइब तो करेंगे, साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कर देना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन लेक्चर शुरू होने से पहले मिल जाएं और आप हमारे किसी भी लेसन को मिस ना करें। तो कर दीजिए इसको लाइक अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स, लेकिन उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन केस ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस, अगर वो PPI है, यूज हो रहा है क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन के लिए, ध्यान रखना है आउटवर्ड, द मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट अमाउंट कितना रहेगा? तो इट विल बी ₹20,000, इट विल बी ₹5,000 ओनली, इट विल बी ₹50,000, इट विल बी ₹10,000। सो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी द आंसर यू फील? कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। सो दिस अमाउंट इज मैक्सिमम 50,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए। ऑप्शन सी इज द आंसर। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश इंटरनल बेंचमार्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैच्योरिटीज। MCLR सिस्टम के अंतर्गत, ये क्वेश्चन MCLR सिस्टम को रिलेट करता है। उसमें बैंक जो अपना इंटरनल MCLR है, बेंचमार्क है, इनमें से किस किस मैच्योरिटी के लिए पब्लिश करेगा, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो देखें कौन कौन सी वो मैच्योरिटीज़ हैं। फर्स्ट, फोर्टनाइटली MCLR, 1 month MCLR, 3 month MCLR, 6 month MCLR एंड 1 year MCLR। तो ये तो होगी आपकी जानकारी और ये होगी हमारी ऑप्शंस आंसर देने के लिए। 1 to 3 ओनली, 1 to 5 ओनली, 2 to 5 ओनली, 3 and 4 ओनली। तो आपने आंसर यहां से देना है। तो ये आपको केवल जानकारी दी है, इनमें से आपने चूज करना है कि किस किस के लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो मॉक टेस्ट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, इनको ज़रूर अटैम्प्ट करना, आपको इसमें से बेनिफिट मिलेगा। याद रखें ये हमारी दूसरी वेबसाइट के ऊपर है, वहाँ के प्रमोशन के नाम से नहीं, JIB PPB और JIIEIFS पेपर के लिए जो हैं मॉक टेस्ट, उनको आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको उसका एडवांटेज बहुत सारा मिल जाएगा। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। इसी सीरीज में नेक्स्ट लेसन हम आगे किसी और दिन को करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।